कि ये वाला चैप्टर, खास करके एनिमल किंगडम वाला चैप्टर हो गया, प्लांट किंगडम वाला चैप्टर हो गया, ये आप लोग एनसीईआरटी से ही पढ़े। एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है उतना ही पढ़े, है ना। दैट इज इनफ फॉर योर नीट एग्जाम एज वेल एज फॉर योर बोर्ड एग्जाम। हाँ, एनिमल किंगडम एक्सक्लूसिवली हम एनसीईआरटी से ही डील करेंगे। सो एनसीईआरटी आपके पास पढ़ा होगा, अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो हम शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। देखते रहेंगे, उसमें हम कमेंट करेंगे, नोट डाउन करते रहेंगे, बाद में हम इसका पीडीएफ भी शेयर कर देंगे आप लोग को। ओके, हाँ, स्क्रीन देख पा रहे हो ना आप लोग? यस सर। ओके, इट इज विजिबल। ये भी विजिबल है, ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन अच्छे से दिख रहा है? यस सर। ठीक ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल किंगडम चौथा चैप्टर है ये एनसीईआरटी का, है ना। जल्दी खत्म कर देंगे, इसमें रटने वाला बहुत सारा चीज है इसमें, जो कॉन्सेप्ट है हम डील करते जाएंगे, है ना। सो एनिमल, जैसे कि मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में, we know 1.7 to 1.8 million organisms on this planet Earth. Out of this, 1.2 were animals and 0.5 million were what? Plants. ऐसा कुछ बताए थे ना, ठीक ना। 1.2 मिलियन क्या थे? एनिमल्स थे, और 0.5 मिलियन क्या थे? प्लांट थे, है ना। सो ये 1.5 मिलियन एनिमल्स का किस तरीके से क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, है ना, वो पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। okay. We see various ranges of animals around our home, around our neighbor, around our school, around our locality, है ना। किसी के 4 पैर है, किसी के 6, किसी के 8, किसी के पैर है ही नहीं, कोई एलोंगेटेड है, कोई बॉल शेप में है, कोई स्फेरिकल शेप में है, स्पंज के शेप में है ना, क्यूकम्बर के शेप में है, किसी के पास बोल सकते हैं लंबे लंबे फीट है, ट्यूब फीट है, किसी के पास बैकबोन है, नहीं है, ठीक है, हाइट है, क्या बोल सकते हैं, लाइक ट्री, ठीक ना, एक एडल्ट क्या बोल सकते हैं, पौधे की तरह हाइट है, किसी का एकदम छोटा हाइट है, ठीक है, सेंटीमीटर्स में हाइट है, किसी का फीट में है, मीटर्स में हाइट है। एलिफेंट द जायंट एनिमल, कितना बड़ा है ये, है ना। तो बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है एनिमल्स के केस में। सो इन सभी एनिमल्स को एक ग्रुप में रखना मुश्किल है, तो हमने इस एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप में रखा है, ठीक है, क्लासिफिकेशन कर रखी है हमने अलग अलग ग्रुप्स में। सो हमने एनिमल्स की क्लासिफिकेशन तो कर दी अलग अलग ग्रुप में। ऑन व्हाट बेसिस? क्वेश्चन अराइजेस, किस बेसिस पे, है ना, किस बेसिस पे हम लोगों को ह्यूमन बीइंग कहा गया है, किस बेसिस पे किसी को कार्निवोरा कहा गया है, किस बेसिस पे किसी को मैमालियन कहा गया है। सम बेसिस शुड बी देयर। किस बेसिस पे किसी को आर्थ्रोपोड्स कहा गया है, किसी को फिशेस कहा गया है, मोलस्क कहा गया है, स्पंजेस कहा गया है। सम बेसिस आर देयर ना, है ना, सम बेसिस आर देयर। सो वो बेस को लेके चलेंगे हम लोग और चीजों को क्लासिफाई करते हुए चलेंगे, है ना। वो बेस हो सकता है आपका, जैसे कि दैट बेस कुड बी द अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, सिलोम कहने का मतलब होता है बॉडी कैविटी, ओके, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, ठीक है, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके का है, सर्कुलेटरी में ओपन है या क्लोज है, रिप्रोडक्टिव में एसेक्सुअल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये सब बेसिस है जिसका इस्तेमाल करके हम एनिमल्स को सेग्रीगेट करेंगे, सेपरेट करेंगे एक दूसरे से, है ना। सो चलिए आते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ सेल। सबसे पॉइंट हमने बताया था ना, अरेंजमेंट ऑफ सेल, सेल किस तरीके से अरेंज है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, है ना। सो
सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहला पॉइंट डील कर रहे हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब जो एनिमल बना है उसके पास सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो ये भी एक बेसिस हो गया। जिसके पास ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कहेंगे, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगा, एडवांस रहेगा। जो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करेगा वो सिंपलेस्ट एनिमल होंगे, है ना। उनका रिस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन प्रोसेस सब सिंपल होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होना है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होना है उसमें। चलिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक डार्क कलर में लिखा हुआ है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब होता है एक इंडिविजुअल है विच इज मल्टी सेलुलर। फॉर एग्जांपल दिस इज एन इंडिविजुअल विच इज मल्टी सेलुलर और इसके पास बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है। सी इट इज मल्टी सेलुलर, है ना, इट इज मल्टी सेलुलर और इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं हम लोग सेलुलर लेवल। ठीक है, इसका कहने का मतलब इसके पास हर एक सेल पार्टिकुलर फंक्शन शो करेगा, हर एक सेल पार्टिकुलर फंक्शन शो करना है ना। यहाँ पे वो टिश्यू वाला जो कॉन्सेप्ट आता था ना, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग पर्टिकुलर फंक्शन, यहाँ पे वो पर्टिकुलर फंक्शन वाला शब्द अप्लाई नहीं होगा। एक एक सेल इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। यदि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो मल्टी सेलुलर है और उसका हर एक सेल इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है ना, तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कहेंगे सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। डिवीजन ऑफ लेबर एकदम नहीं रहना है इसमें, डिवीजन ऑफ लेबर एकदम नहीं रहना है। एकदम हो सकते हैं स्पॉन्जेस के केस में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। एग्जांपल यहाँ पे देखो, स्पॉन्जेस दैट हैज सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होना है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होना है, नो डिवीजन ऑफ लेबर, है ना। ऐसा मतलब कि एक एग्रीगेटेड टिश्यूज हम कंसिडर करें और वो टिश्यू का फंक्शन होगा रिस्पिरेशन करना, डाइजेशन करना, है ना, देखना, सेंस करना। ऐसा नहीं है, हर सेल डाइजेशन, रिस्पिरेशन, है ना, पार्टिसिपेट करेंगे। हर सेल हर काम कर सकता है ना, या फिर कोई एक पर्टिकुलर काम ही करेगा, लेकिन सारे सेल मिलके एक पर्टिकुलर काम नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा और हायर लेवल पे जाएंगे हम लोग क्लासिफिकेशन का, तो वहां पे हमें दिखेगा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हद तक डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा। कहने का मतलब एग्रीगेटेड सेल्स रहेंगे ऑर्गेनिज्म के अंदर और वो कुछ पार्टिकुलर फंक्शन करेंगे, पार्टिकुलर फंक्शन करना शुरू कर देंगे, है ना। इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कहेंगे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस में आएगा? सो ये आना है सिलेंट्रेट्स में। तो क्वेश्चन यही पूछेगा एनटीएससी एग्जाम में, एनटीएससी बोल रहे हैं, नीट एग्जाम में, है ना, ओलंपियाड्स में, कुछ में, ओलंपियाड्स का छोड़िए उसका कोई लेवल है नहीं, वो जहां से मन करे वहां से पूछ सकता है, ठीक है ना। नीट में यही पूछेगा कि इन सिलेंट्रेट्स व्हाट टाइप ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑब्जर्व। आंसर होगा टिश्यू लेवल, फिनिश। इससे ज्यादा और ज्यादा कुछ नहीं पूछना है। स्पॉन्जेस के केस में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है? आंसर इज सेलुलर लेवल, फिनिश। और ज्यादा कुछ नहीं, दाएं बाएं कुछ नहीं करना है, हटाना है ना। हाँ, आप लोग को ज्यादा नॉलेज लेना है इस सब्जेक्ट से, आप लोग ट्रूमेंस पढ़िए, उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है ना, लेकिन फायदा नहीं है, बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा ऑफ नो यूज। नेक्स्ट देखते हैं, स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल इज एग्जीक्यूटेड बाय मेंबर प्लैटीहेल्मिन्थेस, है ना। हायर दैट इज ऑर्गन लेवल, ठीक है। ऑर्गन लेवल कहने का मतलब होगा एक ऑर्गन इंडिपेंडेंटली काम करेगा, वन ऑर्गन इज नॉट गोइंग टू कोऑर्डिनेट विथ अनदर ऑर्गन,
है ना, वो कोऑर्डिनेट करेगा नहीं ज्यादातर, जैसे हमारे में कोऑर्डिनेट करता है, लिवर कोऑर्डिनेट विद स्टमक, स्टमक कोऑर्डिनेट विद स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन कोऑर्डिनेट विद ब्लड वेसल्स, है ना, कोऑर्डिनेशन है हमारे अंदर, तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन. Organ level organization means each and every organ will work independently. It will not much cooperate with another organ. The thing is that, है ना. और उसके बाद member platyhelminthes and other hierophylla where tissue are grouped together from organs. ठीक है, ये हो गया, याद रखेंगे. ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्लाटीहेल्मिंथेस में देखने को मिल रहा है ना. इसके बाद आते हैं ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन मतलब सारे ऑर्गन कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे से. ये स्टार्ट होता है कहाँ से? एनालिड से. एनालिड में होगा आर्थ्रोपोड, मॉलस्क, ठीक है, मॉलस्क में होगा देन इकोनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स. कॉर्डेट्स मींस फिशेस, रेप्टाइल्स, एव्स, है ना, एम्फीबियंस, मैमल्स, इन सभी में. ओके, सो ये थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा. ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन ये लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे. ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है? ऑर्गन लेवल मींस ईच ऑर्गन वर्क इंडिपेंडेंटली. ठीक है, इंडिपेंडेंटली काम करना है ये, है ना, इंडिपेंडेंटली काम करेगा, मच कोऑर्डिनेशन नहीं शो करेगा दूसरे ऑर्गन के साथ, है ना. फिनिश. ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल मींस वन ऑर्गन इज गोइंग टू कोऑर्डिनेट विद अनदर ऑर्गन. ठीक है, जैसे हमारे पास है. ठीक है, मैंने बता दिया ये कौन से फाइलम में होने हैं, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन. चलिए चलिए चलिए, जैसे कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होंगे ये सब, इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होना है. ओके, ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता रहे हैं. ओके, इसको यहाँ पे रहने देते हैं. यहाँ पे देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव और इनकम्प्लीट. हाँ, इस शब्द का मतलब मैं बता रहा हूँ. ठीक है, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ. कहाँ गया यार? हाँ, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ. डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहने का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म के पास 2 ओपनिंग होंगे. ठीक है, ऑर्गेनिज्म विल हैव 2 ओपनिंग्स. 2 ओपनिंग होना है. 2 ओपनिंग मतलब माउथ, अपर पोर्शन में माउथ होना है एंड लोअर पोर्शन में एनस होना है. इसको हम लोग कहेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहने का मतलब होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपनिंग होना है, दैट इज माउथ. ठीक है, माउथ विल एक्ट एज द एरिया फॉर द इनटेक ऑफ फूड एज वेल एज द रिलीज ऑफ एक्सक्रीटा, है ना. जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, platyhelminthes has only a single opening to the outside of the body that serves both mouth as well as anus, and hence it is called incomplete digestive system or incomplete food tract, है ना. क्लियर है? इनकम्प्लीट और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब. इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब समझा? समझ में आया कि नहीं, या फिर से रिपीट करूं मैं? ठीक है, इनकम्प्लीट मीन्स व्हाट? वन ओपनिंग acts as both mouth and anus, है ना. कंप्लीट में क्या होगा? 2 openings are present. 2 ओपनिंग प्रेजेंट रहेंगे, है ना. दैट इज माउथ, एंटीरियर साइड में माउथ रहेगा और पोस्टीरियर साइड में एनएस रहना है ना. और आप लोग को यहाँ पे पूछेगा कंप्लीट इनकम्प्लीट में डिफरेंस, और एज वेल एज इट मे आस्क द एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट
डाइजेस्टिव सिस्टम्स ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जिसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है तो सिंपल नाम दे देना है प्लैटीहेल्मिंथेस, ठीक है ना। प्लैटीहेल्मिंथेस हैज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। फिनिश, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, हाँ जी बोलेंगे। सर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे एनस और माउथ एक ही ऑर्गन परफॉर्म कर रहा है, हाँ तो उसका एनाटॉमी भी तो बिल्कुल अलग होगा ना। ऑब्वियसली, ठीक है, ऑब्वियसली अलग होना है, दूसरे से डिफर करना है ना, दूसरे से डिफर होगा। तो सर डिफरेंस में हम लोग ये पॉइंट नहीं लिख सकते हैं क्या कि देयर एनाटॉमी आर लिख सकते डिफरेंट? हैं? हाँ लिख सकते हैं, ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, एनाटॉमी तो डिफरेंट होगा ही, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही तो हम बोल रखे हैं कंप्लीट और इनकम्प्लीट, है ना। यस यू कैन राइट। नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब होता है कि वो सिस्टम जिससे ब्लड पास होता है, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कैरी की जाती है, ठीक ना, प्रोसेसिंग करी जाती होगी, लेके जाया जाता होगा टिश्यूज तक, फ्रॉम स्किन टू टिश्यूज, फ्रॉम गिल्स टू टिश्यूज और फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम मींस पाइप सिस्टम, ट्यूबुलर सिस्टम, okay, channel system through which the blood are carried, तो दो प्रकार के सिस्टम होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन एंड क्लोज। ठीक है, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ठीक है, ओपन टाइप कहने का मतलब क्या होगा समझेंगे। ओपन टाइप कहने का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज एन ऑर्गन, ये कोई एक इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल है, यहाँ पे उसका मान चलो हार्ट है, ठीक ना। तो होगा क्या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के केस में, एक तरफ से ब्लड आएगा, है ना, यहाँ से ब्लड आया, ठीक ना, ब्लड हार्ट के पास गया, हार्ट कंटिन्यूसली ब्लड पंप करता रहेगा, है ना। इसमें ब्लड बाथ किया हुआ रहेगा पूरे ऑर्गन्स को, और बीच में ऑर्गन्स है, दीज आर ऑर्गन्स, ये आर ऑर्गन्स है, ठीक ना, ये ऑर्गन्स है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो ब्लड है बाथ किया हुआ है, नहला रखा है सारे ऑर्गन्स को, दैट इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। एक पॉइंट पे हम ब्लड लेंगे और दूसरे पॉइंट पे ब्लड छोड़ देंगे, यहाँ पे कोई स्पेशल ट्यूब प्रेजेंट नहीं रहेगा जो ब्लड को कैरी करते हुए पार्टिकुलर ऑर्गन तक ले जाएगा, है ना। दिस इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर इसमें तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएगा। ऑब्वियसली मिक्स होना है ना, मिक्स होना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतने छोटे लेवल के ऑर्गेनिज्म है कि उनको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं होता है। They can maintain their life with the help of few amount of oxygen, low amount of oxygen. तो मिक्स भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। That is, we human being need 5 times more oxygen than other animals, है ना। जैसे कि मैंने बताया था जो warm blooded animals होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं warm blooded animal, we need 5 times more energy than the cold blooded animal. तो हमको रेस्पिरेशन ज्यादा करना होता है, एटीपी ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है ना, ऑक्सीडेशन ज्यादा करना पड़ता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो हमारे पास ऑक्सीजन लाने का, कार्बन डाइऑक्साइड ले जाने का स्पेशल ट्यूब प्रेजेंट है ना, स्पेशल ट्यूब प्रेजेंट है, वेसल प्रेजेंट है, जिसको हम लोग आर्टरीज कहते हैं, वेन्स कहते हैं, है ना। तो इसमें मिक्सिंग होनी ही है, एकदम मिक्सिंग होनी है, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड का मिक्सिंग होनी है ना। और पार्शियली हमसे कंपेयर किया जाएगा तो इसके ब्लड में टॉक्सिसिटी ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड, हम बोल रहे हैं ना, क्योंकि ब्लड मिक्स्ड है, हमारे पास तो 50% मिक्स्ड है, 50% प्योर है, लेकिन इनके पास 100% मिक्स्ड ही रहेगा, इम्प्योर ही रहेगा, है ना। इम्प्योर कहना भी गलत ही होगा, है ना, इम्प्योर करना 100% इम्प्योर कहना भी गलत होगा, है ना। पार्शियल बोल सकते हैं, पार्शियल प्योर, पार्शियल इम्प्योर, मतलब लेकिन मिक्स्ड कंडीशन में। हाँ बोलेंगे सर तो अगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो अगर ब्लड जरा भी इन्फेक्ट होगा तो ऑर्गेनिज्म तो मर जाएगा ना। ऑब्वियसली इट विल डाई, एकदम मरेगा वो, ठीक है, मर जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट देखते हैं क्लोज टाइप। हाँ हाँ बोलो। आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, फिर से रिपीट करेंगे। टाइप योर क्वेश्चन, इट्स नॉट ऑडिबल। टाइप योर क्वेश्चन। क्वेश्चन टाइप करेंगे, सुनाई नहीं दे रहा एकदम भी। How does used blood gets back to heart? यार ठीक है, ब्लड वहां पे हार्ट का काम है कंटिन्यूअसली पंप करते रहना, है ना। यहाँ पे ये जो हार्ट है ना, इसका काम है हमेशा पंप करते रहना ब्लड को, तो वो डिफरेंशिएट नहीं करता है, ठीक ना। वो ये नहीं सोचता है कि हम प्योर ब्लड रिसीव कर रहे हैं या फिर इम्प्योर ब्लड रिसीव कर रहे हैं। इट कीप ऑन रिसीविंग ब्लड एंड कीप ऑन डिलीवरिंग ब्लड, है ना। ठीक है, हार्ट का काम होता है पंप करते रहना, जो भी चीजें आए उसके पास उसको भेज दे विथ हाई फोर्स। दिस इज द फंक्शन ऑफ हार्ट। Heart do not have the tendency to differentiate, to distinguish, to separate pure and impure blood, है ना। ये उसका काम नहीं है, प्योर और इम्प्योर ब्लड को सेपरेट करना उसका काम है नहीं। उसका काम है सिंपली पंप करते रहना, चलते रहना, है ना। फ्लूइड को हाई प्रेशर से ढकेलते रहना, रिसीव करते रहना, ये काम है हार्ट का, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड कहने का मतलब क्या होगा, स्पेशल वेसल्स प्रेजेंट रहेंगे, है ना, और वो वेसल्स के थ्रू ब्लड को पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचाया जाएगा, है ना। ओके, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है, यदि होती भी होगी तो बहुत कम होती है ना, ज्यादा मिक्सिंग नहीं होता है। ओके, इसके केस में ब्लड फ्लो होता है विथ हाई प्रेशर, ध्यान देंगे। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के केस में ब्लड फ्लो होता है विथ पार्शियल हाई प्रेशर, है ना, हाई प्रेशर से मूव करेगा, क्योंकि इसके पास क्योंकि इसके पास एक स्पेशल ट्यूब प्रेजेंट है और वो ट्यूब उस प्रेशर को झेल सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, है ना। सो ये डिफरेंस होता है क्लोज सिस्टम में और ओपन सिस्टम में। वी हैव क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। इसमें क्या हो रहा है, एक हार्ट है, दिस इज हार्ट, है ना, ये हार्ट है मान के चलो, है ना। हार्ट ने क्या करा, एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया और दूसरे तरफ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिलीवरी कर देता है बॉडी में। ये रहा टिश्यू, दिस इज टिश्यू पोर्शन, है ना। और ब्लड कन्फाइंड रहता है एक पार्टिकुलर ट्यूब में, है ना। नाउ नेक्स्ट जिक्र कर रहे हैं हम लोग सिमेट्री का, है ना। सिमेट्री मींस टू फोल्ड एनीथिंग इनटू टू इक्वल हाफ फ्रॉम अ प्लेन, दैट्स कॉल्ड सिमेट्री, है ना। सो सिमेट्री के बेसिस पे भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की जाती है, ठीक है। चलिए, सिमेट्री में कुछ सब हेडिंग्स है, जैसे कि एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। एसिमेट्रिकल एनिमल्स कहने का मतलब ऐसा एनिमल जिसको हम लोग दो इक्वल हाफ में बांट नहीं कर सकते फ्रॉम एनी प्लेन, ठीक है। दोज एनिमल्स आर कंसिडर्ड एज एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म और पोसेसिंग एसिमेट्रिकल बॉडी प्लान, है ना। किसी भी प्लेन से उसको दो भागों में नहीं बांट सकते, है ना। एसिमेट्रिकल हो गया। नेक्स्ट डील करते हैं हम लोग रेडियल सिमेट्री, है ना। रेडियल सिमेट्री कहने का मतलब होगा कि हम ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में बांट सकते हैं, बाहर से ओके, बाहर से बॉडी के शरीर के बाहर से उस पर्टिकुलर एनिमल को हम लोग दो इक्वल हाफ में बांट सकते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम मोर देन वन प्लेन,
फ्रॉम मोर देन वन प्लेन। जैसे कि ये देखेंगे अल्फाबेट ओ, इस अल्फाबेट को हम लोग इस प्लेन से भी हाफ कर सकते हैं ना, इस प्लेन से भी दो इक्वल भागों में बांट दिए। okay, we can divide it into equal half through this plane also, इस प्लेन से भी, इस प्लेन से भी, इस प्लेन से भी कर सकते हैं, है ना। सो एक प्लेन से ज्यादा ना, more than, if we can divide any organism into two equal half from more than one plane, that then we say that organism is following radial symmetry, है ना। उसको कहते हैं कि वो रेडियल सिमेट्री फॉलो कर रहा है। एग्जाम्पल, सिलेंट्रेट्स, टीनोफोरा, आइकैनोडर्म्स। क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन आएगा कि रेडियल सिमेट्री फॉलो करने वाले एनिमल्स कौन से हैं। सिलेंट्रेट्स, टीनोफोरा, आइकैनोडर्म्स, CCE याद रखेंगे। एसिमेट्रिकल वाले ऑर्गेनिज्म है स्पंज। नेक्स्ट, बायलैटरल सिमेट्री कहने का मतलब दो इक्वल हाफ में तो बट सकते ही है ना, लेकिन एक ही प्लेन से फ्रॉम ओनली वन प्लेन, दैट इज कॉल्ड बायलैटरल सिमेट्री। जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग को हम लोग दो इक्वल हाफ में बांट सकते हैं लेकिन एक ही प्लेन से, ठीक है। जैसे ये ह्यूमन बीइंग हो गए, इस ह्यूमन बीइंग को हम लोग दो इक्वल हाफ में बांट सकते हैं फ्रॉम अ सिंगल प्लेन, जैसे कि ये वाला प्लेन है ना, एक ही प्लेन से हम दो इक्वल हाफ में बांट सकते हैं। वी कैन नॉट डिवाइड दिस एनिमल फ्रॉम दिस एंगल, इस एंगल से तो हम दो भागों में नहीं बांट सकते ना, इसी एंगल से हम लोग इसको दो इक्वल हाफ में बांट सकते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे अल्फाबेट ए, ठीक है। इस अल्फाबेट ए का सिमेट्री है फ्रॉम विच प्लेन, ठीक है, इस प्लेन से है। जैसे कि बी अल्फाबेट है, इस प्लेन से है। सी है, इस प्लेन से। डी है, इस प्लेन से। ई है, इस प्लेन से। एफ, दिस इज एसिमेट्री, है ना, एसिमेट्री है ये, है कि नहीं है। ओके, जेड है, इसको भी बांट सकते हैं क्या हम लोग इस प्लेन से? नो वी कैन नॉट, है ना, नहीं कर सकते, ठीक है। तो समझ में आया बायलैटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री और एसिमेट्री। क्वेश्चन आता है जी, याद रखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही यहीं से क्वेश्चन आएगा। एसिमेट्री फॉलो करने वाला एनिमल स्पॉन्ज, रेडियल सिमेट्री फॉलो करने वाला एनिमल सिलेंट्रेट, टीनोफोरा, आइकैनोडर्म्स। ओके, बायलैटरल सिमेट्री करने वाला एनिमल्स हम लोग हो गए, फिशेस हो गए ना, हायर एनिमल्स। इन सबको छोड़ देंगे, इन चारों को छोड़ देंगे, 1 2 3 4 को छोड़ देंगे, तो सारे एनिमल्स फॉलो करेंगे रेडियल सिमेट्री, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ओके, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ये डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन, है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल प्रोसेस। समझेंगे जरा। दिस इज जाइगोट, ठीक ना, ये रहा जाइगोट। ओके, जाइगोट धीरे धीरे कन्वर्ट होता है आपका ब्लास्टुला स्टेज में, ब्लास्टुला देन गैस्ट्रुला, ठीक है ना, ग्रास्टुला बनता है, गैस्ट्रुला स्टेज बनता है, देन गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला, ग्लास्टुला मान के चलो एक बॉल का तरह स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक ना, यूट्रस के अंदर, है ना। उसके बाद क्या होता है, एक सेल मास डेवलप होता है, सेल का मास डेवलप होगा, ठीक है, जिसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं जर्म लेयर, ठीक है। दिस जर्म लेयर हैज द टेंडेंसी टू गिव राइज टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, है ना। सो जर्म लेयर धीरे धीरे डिफरेंशिएट होने लगता है आउटर लेयर में, इनर लेयर में और मिडल लेयर में, है ना। जो आउटर लेयर होगा उसको हम लोग कहेंगे एक्टोडर्म, एक्टोडर्म कहेंगे। जो अंदर वाला रहेगा उसको हम लोग कहते हैं एंडोडर्म, है ना। एक लेयर बीच में डेवलप होता है, ध्यान से सुनेंगे, एक लेयर बीच में डेवलप होता है, बाद में डेवलप होता है, दैट पर्टिकुलर लेयर इज कॉल्ड मेसोडर्म, ठीक है, ध्यान देंगे। एक लेयर बाद में डेवलप होता है, ठीक है, इन बिटवीन एक्टो एंड एंडो, दैट इज कॉल्ड मेसोडर्म, मेसोडर्म। समझ में आया, है ना। एम्ब्रियो समझ में आया कि नहीं आया, फिर से बता रहे, जाइगोट बनता है,
ठीक ना। जाइगोट सेल्स फर्दर डिवाइड करेंगे एक बॉल ऑफ सेल्स बनाएंगे, ठीक ना। सेल्स ऑफ बॉल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ठीक है। बहुत सारे सेल्स मिलके एक बॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना। उसमें 2 लेयर तैयार होता है, एक इनरमोस्ट लेयर तैयार होगा जिसको हम लोग कहते हैं एंडोडर्म, ठीक है, और एक बाहर वाला लेयर डेवलप हो चुका है जिसको हम लोग एक्टोडर्म कहेंगे। बाद में एक मिडिल लेयर डेवलप होता है जिसको कहते हैं हम लोग मेसोडर्म, है ना। तो मेसोडर्म देखने को मिलेगा हायर एनिमल्स में, लोअर एनिमल्स में मेसोडर्म देखने को नहीं मिलता है। और ये तीनों जर्म लेयर्स या दोनों जर्म लेयर्स पूरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देने हैं, ओके। यही जर्म लेयर्स आंख को जन्म देंगे, हार्ट, लीवर, बोन, हेयर्स, नोज, टंग, टीथ, ओके, आरबीसी, इंटेस्टाइन, स्किन, है ना, गोनाड्स, इन सब को जन्म देने हैं, ये ब्रेन को जन्म देने हैं, स्पाइनल कोड को जन्म देने हैं, ओके। यही सब सेल्स, ओके, दीज आर कंसिडर्ड एज स्टेम सेल्स, ओके। स्टेम सेल्स कह सकते हैं इसको। स्टेम सेल्स कहने का मतलब हैज द टेंडेंसी टू गिव राइज टू ऑर्गन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है एनसीईआरटी किताब में, एनिमल इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर, एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म। इसके पास 2 ही जर्म लेयर है, 2 जर्म लेयर है, सिर्फ 2 ही जर्म लेयर प्रेजेंट है। तो उस प्रकार के एनिमल को हम लोग क्या कहेंगे, 2 मतलब डाई, ठीक ना, उसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं डिप्लोब्लास्टिक, ठीक ना। जैसे कि मैंने बोला था ना, ब्लास्टोला उसी के बेसिस पे ब्लास्टिक है यहाँ पे, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास 2 जर्म लेयर होंगे, और वो कौन सा जर्म लेयर होना है, आउटर एंड द इनरमोस्ट, आउटर एंड द इनरमोस्ट, ठीक है। 2 ही जर्म लेयर्स रहेंगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म इज एब्सेंट। ऐसा नहीं होता है कि एक्टोडर्म प्रेजेंट, एंडोडर्म और मेसोडर्म प्रेजेंट रहेगा, नहीं। एक्टोडर्म और एंडोडर्म इज यूनिवर्सल। ये तो मेसोडर्म है जो बाद में आया है ना। हाँ चलिए, एक चीज और है यहाँ पे बता दे रहे हैं। एनिमल्स एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है यहीं से, सिलेंट्रेट्स इट हैज डिप्लोब्लास्टिक टाइप ऑफ जर्म लेयर, ठीक है। An undifferentiated layer mesoglea is present in between the ectoderm and endoderm. ये समझेंगे mesoglea किसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एंडोडर्म, अंदर वाला लेयर है ना, और ये बाहर वाला लेयर है, दैट इज एक्टोडर्म, है ना। ये एक्टोडर्म लेयर है, कंसीडर करेंगे ये एक्टोडर्म है ना। दिस इज एक्टोडर्म, दिस इज एंडोडर्म, है ना। यहाँ पे एक लेयर देख पा रहे होंगे भीतर की तरफ, ठीक ना, ये वाला लेयर, ये वाला रीजन, ठीक ना, ये वाला रीजन, इस रीजन को ही कहा जाता है मेसोग्लिया, ठीक है। मेसोग्लिया कोई टिश्यू सिस्टम नहीं है ना, ये एक रीजन है जहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ रहता है, ओके। अनडिफरेंशिएटेड लेयर दैट इज कॉल्ड मेसोग्लिया, है ना। यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू सिस्टम्स नहीं होने हैं, ये वो रीजन है जहाँ पर ज्यादातर फ्लूइड भरा हुआ रहता है ना। इसको मेसोग्लिया कहते हैं। ये मदद करता है इस लेयर का शेप को बरकरार रखने में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Those animal in which developing embryo has third germinal layer, देखो तीसरा जर्मिनल लेयर कहा गया है, मतलब फर्स्ट 2 जर्म लेयर कौन से हो जाएंगे, फर्स्ट 2 जर्म लेयर्स आर जो पहले से प्रोमिनेंट है, ठीक ना, दैट इज एंडोडर्म एंड द सेकेंड इज एक्टोडर्म, ओके। तीसरा जर्म लेयर होता है जो बाद में आता है, दैट इज द मेसोडर्म, ठीक है। मेसोडर्म इट अराइजेस लेटर स्टेज, ऑन लेटर स्टेज, ठीक है, ऑन लेटर स्टेज ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक ना, ओके। हाँ, जब 3 जर्म लेयर हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे
ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल एग्जिस्ट करते हैं प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेट्स तक, प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेट्स तक। तो ये क्वेश्चन पूछेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, एंडिंग कहाँ से हो रहा है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं सिलोम। सिलोम कहने का मतलब होता है बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी। रिकॉर्डिंग में है कि नहीं है जी ये? रिकॉर्डिंग में है ना? ओके, वेरी गुड। ठीक है, ओके। सिलोम कहने का मतलब होता है बॉडी कैविटी। ओके, जस्ट आप लोग इमेजिन ट्रिप्लोप्लास्टिक कौन सा पोरीफेरा क्या हो जाएगा, सबसे पहला एनिमल है ना ये, है ना, सबसे पहला एनिमल है, प्रिमिटिव है, नॉन एडवांस है ना, तो इट विल कम अंडर डिप्लोप्लास्टिक। हाँ, सिलोम। ओके, सिलोम देखते हैं। सिलोम को बॉडी कैविटी कहते हैं। ओके, कभी आपने चिकन वगैरह मर्डर करा होगा या फिर मछली वगैरह मर्डर करा होगा, ठीक है, चिकन में या फिर मटन में बेस्ट दिखता है। ठीक है, आप देखोगे कि एलिमेंट्री कनाल उसका रन कर रहा है, एलिमेंट्री कनाल रन कर रहा है ना, और उसका आउटर स्किन रन कर रहा है ना। एलिमेंट्री कनाल का जो ट्यूब है, वो ट्यूब और स्किन, उसके बीच में कुछ कैप प्रेजेंट है, कैविटी प्रेजेंट है। उस कैविटी को हम लोग कहते हैं सिलोम। उस कैविटी को हम लोग कहते हैं सिलोम। उस कैविटी में लाई करता है लीवर, लंग्स, है ना, हार्ट, उसी कैविटी में एग्जिस्ट करता है ना। सी देखेंगे जरा, ये रहा हमारा गट। गट कहने का मतलब एलिमेंट्री कनाल, है ना। ये रहा स्किन, ये गट हो गया, और ये स्किन लेयर हो गया, है ना। और स्किन और ये गट के बीच में जो एरिया है ना, ये एरिया दिख रहे हो ना, ये जो एरिया होगा, इसी को हम लोग कहते हैं सिलोम। ओके, सो सिलोम किसी ऑर्गेनिज्म में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पार्शियल हो सकता है। सो सिलोम इज ऑफ 3 टाइप, और सिलोमिक ऑर्गेनिज्म can be categorized into 3 types on the basis of presence or absence of silom. या फिर ये बोल सकते हो animals can be categorized into 3 types on the basis of absence or presence of silom. एक हो जाएगा सिलोमिक एनिमल, एक हो जाएगा सीडोसिलोमिक एनिमल, एक हो जाएगा सिलोमिक एनिमल। सिलोमिक, एसिलोमिक एंड सीडोसिलोमिक समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम बना रहे हैं डायग्राम। ये कौन सा चैप्टर चल रहा है आप लोग का? चैप्टर 4 ना, 11.4 प्लांट किंगडम, सॉरी हाँ, जैसे सिलोम के बारे में मैंने बोला। सिलोम ओके, सिलोम दैट इज बॉडी कैविटी। ठीक है, दैट इज बॉडी कैविटी। है ना, समझेंगे। कंसीडर दिस इज मेसोडर्म, सॉरी नॉट मेसोडर्म, एंडोडर्म है। एंडोडर्म मतलब अंदर वाला लेयर, ठीक है ना। दिस इज एंडोडर्म। ओके, एंडोडर्म के बाहर, तुरंत बाहर, ठीक है, तुरंत बाहर प्रेजेंट है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। दिस रीजन इज एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे हमें कुछ गोल सा कैविटी नजर नहीं आ रहा है ना। तो इस प्रकार का
ऑर्गेनाइजेशन जिसमें रहेगा इनिशियल एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कहेंगे एसिलोमेट। एसिलोमेट और एसिलोमिक ऑर्गेनिज्म, है ना। उसका बॉडी कैविटी, उसके शरीर में कुछ कैविटी नहीं रहना है, हाँ, कैविटी रहेगा ही नहीं, उसको हम लोग कहेंगे एसिलोमेट। ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कोई गैप नहीं रहना है, दैट इज कॉल्ड एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म। ओके, जैसे कि इफ यू वांट टू मेक अनदर जर्म लेयर यू कैन मेक, नो इशू, है ना। एक और जर्म लेयर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखे हैं यहाँ पे, ठीक ना। ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका एक्टोडर्म, ये हो जाएगा आपका एंडोडर्म, और ये हो जाएगा मेसोडर्म, है ना। ये मेसोडर्म हो जाएगा। बीच में जो कैविटी है दैट इज गट, है ना, ये गट है। चलिए फिर से हम आते हैं इस डायग्राम पे, है ना। ये रहा एंडोडर्म, एक्टोडर्म। इफ यू वांट टू ड्रॉ मेसोडर्म यू कैन ड्रॉ, नो इशू, है ना, नो इशू। ओके, और इसके बीच में एक कैविटी प्रेजेंट रहेगा, छोटा सा कैविटी प्रेजेंट रहेगा इसके बीच में, जिसको हम लोग कहेंगे गट। ठीक है, दिस इज गट, ये गट हो गया, है ना। गट हो गया, एंडोडर्म है, मेसोडर्म है और एक्टोडर्म है। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं, उतना डिफिकल्ट नहीं है ये, इसको हटाते हैं। ठीक है, हटाते हैं इसको, बाद में हम समराइज करेंगे तीनों के एक साथ। इसको हम लोग बोलेंगे एसिलोमेट। ठीक है, ध्यान देंगे। दूसरा, दिस इज गट, ये है आपका गट पोर्शन, है ना। गट के बाहर प्रेजेंट है, मान के चलो एंडोडर्म। ठीक है, गट के बाहर प्रेजेंट है एंडोडर्म, है ना। एंडोडर्म के बाहर कुछ कैविटी प्रेजेंट है, देखो कुछ कैविटी है ना, कुछ कैविटी है, और कैविटी के बाहर प्रेजेंट है दूसरा जर्म लेयर, जिसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे मेसोडर्म। इसको प्रोनाउंस करेंगे मेसोडर्म, ये रहा मेसोडर्म, ये लेयर हो जाएगा मेसोडर्म। ठीक है, दिस इज मेसोडर्म एरिया, और इसके बाहर फर्दर प्रेजेंट रहना है बाहर वाला लेयर, दैट इज एक्टोडर्म, इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगा एक्टोडर्म, समझेंगे। एक्टोडर्म आउटसाइड, ठीक है, बीच में मेसोडर्म है ना, सबसे लास्ट में है एंडोडर्म। गट है, ये गट पोर्शन है जिसमें डाइजेशन होना है ना। ओके, ये जो कैविटी दिख रहा है, दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय मेसोडर्म फ्रॉम थ्री साइड बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय मेसोडर्म बट नॉट फ्रॉम ऑल साइड्स, है ना। इस साइड से, इस वाले पोर्शन से, है ना, इस वाले पोर्शन में मेसोडर्म एब्सेंट है, मेसोडर्म एब्सेंट है यहाँ पे। तो इस प्रकार का जो बॉडी कैविटी क्रिएट होता है उसको हम लोग कहते हैं सीरोसिलोमेट। ठीक है, सीरोसिलोमेट कहेंगे हम लोग इसको, सीरोसिलोमेट। ठीक ना, सीरोसिलोमेट कहने का मतलब होगा सिलोम इज सराउंडेड बाय मेसोडर्म but not from all sides, all sides। ठीक है, पूरे साइड से नहीं घेर रखा है इस कैविटी को, है ना, तो इसको कहते हैं हम लोग सीडोसिलोमेट। आगे बना रहा हूँ, एक लास्ट आखिरी बना रहा हूँ, दैट इज सिलोमेट। ठीक ना, सो कंसिडर दिस लेयर, बड़ा हो गया। ठीक है, ये छोटा सा गट हो जाएगा, है ना। गट के बाहर होना है, गट के बाहर होना है एक लेयर जिसको हम प्रोनाउंस करेंगे एंडोडर्म।
है ना, एंडोडर्म जर्म लेयर है ना। इसके बाद स्टार्ट होगा मेसोडर्म, इसके बाद स्टार्ट होना है मेसोडर्म, ठीक है, मेसोडर्म है ये, ठीक है। मेसोडर्म के बाद यहाँ पे प्रेजेंट होने हैं बॉडी कैविटी, दिस आर बॉडी कैविटी, ओके। और इस कैविटी को ढक रखा होगा लेयर्स ऑफ मेसोडर्म, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ये मेसोडर्म है, मेसोडर्म, है ना। उसके बाहर प्रेजेंट रहेगा, यस, उसके बाहर प्रेजेंट रहना है क्या, यस, इसके बाहर प्रेजेंट रहेगा द आउटर जर्म लेयर, दैट इज एक्टोडर्म, है ना। ये हो गया। तो इस प्रकार का जो बॉडी कैविटी रहेगा उसको हम लोग कहेंगे सिलोमेट, सिलोमेट या सिलोम कहेंगे, सिलोम इज प्रेजेंट, सिलोम इज प्रेजेंट। समझ में आया? तीनों डायग्राम को कंपेयर करेंगे जरा। यहाँ पे हम कंपेयर कर दे रहे हैं सिलोमेट, ए सिलोमेट एंड सीडो सिलोमेट, है ना। सी दिस इज आउटर लेयर, मिडल लेयर, मिडल लेयर, ठीक ना, इनरमोस्ट लेयर। सो यहाँ पे जो मिडल लेयर है उस मिडल लेयर के बीच में, मिडल लेयर के बीच में बॉडी कैविटी है, सिलोम है ना, कैविटी है, इसलिए इसको हम बोलेंगे सिलोमेट ऑर्गेनिज्म, सिलोम, है ना। दूसरा देखते हैं सीडोसिलोमेट, आउटर लेयर हो गया, ये मिडल लेयर हो गया, है ना। देन दिस इज गट पोर्शन, और यहाँ पे जो कैविटी प्रेजेंट है वो कुछ इस तरीके से कैविटी है, इट हैज टच्ड द एंडोडर्म, उसको हम लोग बोलेंगे सीडोसिलोमेट, है ना। एंड द लास्ट वन, ठीक है, लास्ट में देखते हैं, दिस इज आउटर लेयर, मिडल लेयर, मिडल लेयर, इनर लेयर, है ना, इनर लेयर, ठीक ना। बीच में है गट, इस तरीके से, इसमें कोई कैविटी नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिलोमेट, है ना। ये तीनों हो गया। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, एनसीईआरटी किताब में कौन सा एग्जांपल दिया हुआ है, अंडरसिलोमेट, एसिलोमेट एंड सीडोसिलोमेट। ओके, सिलोमेट के अंदर एग्जांपल रखा हुआ है, ठीक है, एनालीड्स, मॉलस्क, आर्थ्रोपोड्स, आइकेनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, हायर ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या आएंगे, हायर ऑर्गेनिजम्स, हायर ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आएंगे, है ना। देखो यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ेंगे आप लोग, इन सम एनिमल, हाँ इसका डेफिनेशन तो बॉडी कैविटी इन विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म, है ना। दूसरा डेफिनेशन जैसे कि मैंने बताया आप लोग को, नॉट लाइंड अप बाय मेसोडर्म, इंस्टेड मेसोडर्म प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस, बोल सकते हैं स्कैटर्ड पाउचेस भी बोले, कुछ भी बोले, रहेगा इसी तरीके से जैसे मैंने आपको डायग्राम दिखाया। आप ये डायग्राम फॉलो करिए या फिर हम जो डायग्राम बनाए थे उसको फॉलो करिए, है ना। होता क्या है, जो बॉडी कैविटी होता है वो एक तरफ से मेसोडर्म से ढका हुआ रहेगा, दूसरे तरफ से मेसोडर्म से ढका हुआ नहीं रहता है, ठीक है। वो सबसे अच्छा तरीका है याद करने का, ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए, है ना। सो सीडोसिलोमेट कहेंगे उसको, सीडोसिलोमेट वाला एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, एस्ची हेलमिंथेस। सो क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एस्ची हेलमिंथेस फॉलोज व्हिच टाइप ऑफ बॉडी कैविटी और बॉडी कैविटी प्लान, ठीक है। फाइनली एसिलोमेट, प्लैटीहेलमिंथेस हो गया, है ना, इसमें कोई भी कैविटी है ही नहीं एक्सेप्ट द गट, है ना। गट को छोड़ के दूसरा कैविटी प्रेजेंट नहीं है, ये हार्ड होंगे, स्टीफ होंगे, है ना। इसको कट करोगे ना तो बहुत हार्ड कटिंग होगा इसका, और एक ही कैविटी इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा जो कि आपका हो सकता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट,
चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग सेगमेंटेशन पे। ठीक है, सेगमेंटेशन कहने का मतलब सेगमेंट्स होने, छोटे छोटे सेगमेंट्स होना। ठीक है, जैसे कि आपने अर्थवर्म देखा होगा, अर्थवर्म में देखे होंगे कि इस तरीके से लाइन प्रेजेंट रहते हैं अर्थवर्म में, तो हर एक को सेगमेंट कहा जाता है ना, हर एक को सेगमेंट कहा जाता है। तो देखेंगे कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं जिसमें एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट में बटा हुआ है ना, ये जो सेगमेंट है ना वो अंदर तक गया हुआ है। ओके, ठीक है, एग्जाम्पल अर्थवर्म हो गया। ठीक है, ओके, द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक segmentation and the phenomenon is known as metamerism. So metamerism इस प्रकार का जो पैटर्न होता है that is called metameric segment and the phenomenon is called as metamerism. metamerism कहने का मतलब ही होता है segmentation होना, मेटामेरिज्म का मतलब ही होगा सेगमेंटेशन होना। अर्थवर्म में है, कॉकरोच में भी कुछ हद तक देख पाओगे आप लोग। कॉकरोच में देखोगे, कॉकरोच का जो एब्डोमेन होता है इस तरीके से, तो उसमें देखोगे आप किस तरीके से सेगमेंट होते हैं, है ना। बटरफ्लाईज में भी, आई हैवंट ऑब्जर्व बटरफ्लाई, ठीक ना, ज्यादातर इंसेक्ट्स वगैरह में होते हैं सेगमेंट्स, है ना। मिलीपीड, सेंटीपीड ना, इन सभी में भी इस तरीके का सेगमेंटेशन होता है, मेटामेरिज्म होता है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं नोटोकोड। नोटोकोड कहने का मतलब होता है डोर्सल पोर्शन में, डोर्सल कहने का मतलब फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है ना, ये ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म का माउथ यहाँ पे है, इस ऑर्गेनिज्म का माउथ यहाँ पर है ना, माउथ यहाँ पर है, और इसके पीछे वाले पोर्शन में, ठीक है, ये वाले पोर्शन में, ओके, ये वाले पोर्शन में, है ना, एक नर्व रोड, एक रोड प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं कि इट इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर, कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर, है ना। तो जो ऑर्गेनिज्म पोज करेंगे, रहेगा, प्रेजेंट करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, है ना, किस स्ट्रक्चर के फॉर्म में, जिनके पास इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होगा जो नर्व इम्पल्स को पास करवाएगा, कहने का मतलब नर्व फाइबर्स रहेंगे, है ना, और डोर्सल साइड में रहेंगे, तो उसको कहेंगे दैट ऑर्गेनिज्म इज अ नोटोकोड ऑर्गेनिज्म, है ना। जिसके पास ये नहीं रहेगा डोर्सल साइड में, तो उसको हम लोग कहेंगे, ठीक है, नोटोकोड इज एब्सेंट, उसको कहेंगे हम लोग नोटोकोड इज एब्सेंट। ठीक है, नोटोकोड जिसके पास प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग कोडेट्स कहते हैं, दोज व्हिच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड नॉन कोडेट। पोरिफेरा और एकाइनोडर्म्स के पास इस तरीके का, मोटा मोटी आप समझेंगे तो समझिए बैकबोन, है ना, बैकबोन समझिए आप, बैकबोन है कि नहीं है ना। बैकबोन को हम लोग कहते हैं वर्टिब्रा, नॉन वर्टिब्रा, है ना। उस वर्टिब्रेट के अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, उस हड्डी के अंदर ये नोटोकोड ही प्रेजेंट रहता है। सो तो नोटोकोड मोटा मोटी हम उस स्ट्रक्चर को कह रहे हैं जो नर्व इम्पल्स को लेके जाता है ब्रेन से पूरे शरीर तक, है ना। तो नोटोकोड का मतलब हो गया बॉडी के पीछे वाले साइड में वायर का कलेक्शन, यही समझेंगे, वायर का कलेक्शन समझेंगे, है ना। और ये प्रेजेंट रहता है कोडेट्स में। कोडेट कहने का मतलब जिसके पास बैकबोन हो, है ना। बैकबोन होने का मतलब ही यही है, तात्पर्य यही है कि इस तार का कलेक्शन को, इस नोटोकोड को प्रोटेक्ट करके रखे, डैमेज ना होने दे। ठीक है, तो ये हो गया कोडेट, नोटोकोड एंड नॉन नोटोकोड, या फिर नोटोकोड इज एब्सेंट ये बोलते हैं। सो नोटोकोड इज प्रेजेंट इन कोडेट्स, हम में प्रेजेंट रहेगा, है ना, व्हाइल इट इज एब्सेंट इन नॉन कोडेट्स। नॉन कोडेट्स इनवर्टिब्रेट्स भी कहते हैं उनको, जैसे कि पोरिफेरा हो गया, एकाइनोडर्म्स हो गया, है ना। और
नॉन कॉर्डेट्स जिसके पास बैकबोन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ब्रॉड क्लासिफिकेशन। हाँ, ये टेबल आप लोग को थोड़ा याद करना पड़ेगा। ये टेबल देखेंगे जरा, अभी अभी जितने भी हम क्या बोलेंगे टर्म प्रोनाउंस करे हैं वो सब चीज का समरी है इसमें। सो ये टेबल आप लोग फोटो खींचो, फोटो कॉपी करो, डायग्राम बनाओ, चार्ट पेपर पे बनाओ, कुछ भी करो, आपका स्टडी टेबल के सामने होना चाहिए, है ना। बहुत हद तक समरी करके, समराइज करके लिखा हुआ यहाँ पे, है ना। जैसे कि मैं बोलूंगा टीनोफोरा, जैसे कि मैं बोलूंगा टीनोफोरा, है ना। तो टीनोफोरा का आप मोटा मोटी कैरेक्टर बता सकते हैं, है ना। ये बता सकते हैं फाइलम टीनोफोरा, ओके, फाइलम टीनोफोरा is a coelomate, है ना, follows radial symmetry, okay, has tissue or organ level organization, belongs to Animalia kingdom, है ना। If I'll ask, यदि मैं बोलता हूँ chordate के बारे में, you will say chordate, it has two coelom, it's a coelomate, follows bilateral symmetry, has organ level organization, and it belongs to animal kingdom। इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आप लोग को याद करना पड़ेगा। ये पॉइंट यहाँ पे स्टार करके लिखा हुआ है, ये ध्यान देंगे। आइकेनोडर्मेटा के बारे में बताया गया है। आइकेनोडर्मेटा एग्जिबिट रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्री डिपेंडिंग अपॉन द स्टेजेस। आइकेनोडर्म्स एक्चुअली यहाँ पे रखा गया है ना, एक्चुअली यहाँ पे रखा गया है आइकेनोडर्म्स को बायलैटरल सिमेट्री के अंतर्गत, लेकिन ये फॉलो करता है बायलैटरल सिमेट्री एज वेल एज रेडियल सिमेट्री, है ना। तो डिपेंड करता है कि वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है या फिर अडल्ट स्टेज में है। अडल्ट स्टेज में एक प्रकार का सिमेट्री फॉलो करेगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में अलग प्रकार का सिमेट्री फॉलो करता है ना। उसी बेसिस पे कहा गया है इट कैन फॉलो रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे पहला फाइलम पे। ओके, पहला फाइलम, ओके, द फर्स्ट फाइलम इज व्हाट, पोरीफेरा, followed by Coelenterata, Ctenophora, Helminthes, Actina helminthes, H. helminthes, Annelise, Arthropod, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata। 9 है कि नहीं, काउंट करो तो जरा, काउंट करेंगे जरा, ये 9 है कि नहीं है। हेलो, 11 है। 9 है, 11 है। यस सर 11 है। ठीक है, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब पढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना, सभी को स्टडी करते हैं हम लोग। सर एकाइनोडर्माटा पर स्टार क्यों है? स्टार इसलिए दिया गया है कि ये सिर्फ एक प्रकार का सिमेट्री फॉलो नहीं करता, वही तो मैं बताया था। इट डू नॉट फॉलोस ओनली बायलैटरल सिमेट्री, है ना, इट डू नॉट ओनली फॉलोस बायलैटरल सिमेट्री, इट फॉलोस रेडियल सिमेट्री टू। यहाँ पे देखो स्टार मार्क देने के बाद ये इसको यहाँ पे लिखा गया कमेंट, है ना। ये एग्जिबिट करता है बायलैटरल सिमेट्री एज वेल एज रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री ये फॉलो करेगा अपना एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब इसका एम्ब्रियो डेवलप होगा ना उस समय ये रेडियल सिमेट्री फॉलो करेगा। किसी भी प्लेन से इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। जब ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तब एक ही प्रकार का सिमेट्री इसके पास बच जाएगा, दैट इज बायलैटरल टाइप, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे पॉइंट से ही क्वेश्चन पूछते हैं जानबूझ के, करेक्ट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोरीफेरा, ओके, इसका निमोनिक्स मैं बनाया हूँ, इसका निमोनिक्स कोरा पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, आप सर्च कर सकते हो, ठीक ना। इसका निमोनिक्स आप कोरा पे सर्च करोगे, मैं बना रखा हूँ वहाँ पे, आप वहाँ से फेच कर लेंगे, ठीक ना।
आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला फाइलम देखते हैं, पोरिफेरा। ठीक है, पोरिफेरा सबसे पहला फाइलम है, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ओके, कितने बजे तक क्लास है जी आज आप लोग का? कितने बजे तक क्लास है आज? सर 6 बजे तक। ओके, इट इज अप टू 6 ना? ओके यस सर। ओके ओके, ठीक है। एक बार आप लोग देखें, एनसीईआरटी देखें शुरू से लेके यहाँ तक, कहीं पे डाउट है तो पूछेंगे, क्योंकि हम ये वाला जो सेक्शन है ना पोरिफेरा, इसको हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे अगले क्लास से। ठीक है, ठीक ना? अगले क्लास से फ्रेश स्टार्ट करने का मन है मेरे को, है ना? आप लोग देख लें, इससे पहले जितने भी चीज हमने पढ़े हैं ना, जितने भी हम लोग बेसिस पढ़े हैं, वो एक बार देख लें। ठीक है ना? पढ़ें एक बार, गो थ्रू वंस। एनसीईआरटी है आपके पास, पढ़ें, लाइन बाय लाइन पढ़ें, और कुछ क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो अराइज करेंगे। आई एम हियर, आई विल रिप्लाई। ठीक है, सर 10 मिनट का समय है, आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, बताएं। सर ओपन टाइप में मुझे कंफ्यूजन है। आपने बोला कि उसमें ट्यूब, कोई भी वेसल, आर्टरीज, नाई, कैपिलरीज कुछ भी प्रेजेंट नहीं रहते हैं, तो फिर हाँ, तो फिर ब्लड उसके हार्ट में कैसे जाता है? सो कंसिडर करेंगे एक बाल्टी, है ना, एक बकेट कंसिडर करेंगे, और उस बकेट के अंदर आपने एक मोटर इंस्टॉल कर दिया है। मोटर मतलब पानी खींचने वाला मोटर। पानी खींचने वाला मोटर देखिए ना, आपके घर में भी इंस्टॉल होगा। यस सर। हाँ, आपने उस बाल्टी के अंदर ही उस मोटर को डाल दिया, है ना? आपने स्विच ऑन कर दिया। अब क्या होगा? एक तरफ से पानी सक करेगा और दूसरे तरफ से पानी डिलीवर करेगा। कंडीशन समझ में आया? यस सर। ठीक है, वही होता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना? यही होता है। हार्ट के पास ओपनिंग रहेंगे, है ना? एक ओपनिंग होगा रिसीव करने के लिए, और दूसरा ओपनिंग होगा डिलीवर करने के लिए। एंड दैट हार्ट इटसेल्फ विल प्रेजेंट इनसाइड द सी ऑफ ब्लड, है ना? इस तरीके से। ओके सर। ठीक है, समझ गया ना? यस समझ गया सर। ना आप? ओके, ठीक है। आप कंसिडर करेंगे एक बड़ा सा स्विमिंग पूल, है ना? स्विमिंग पूल कंसिडर करिए। स्विमिंग पूल के किसी कोने में मोटर पड़ा हुआ है, तो एक तरफ से वो पानी सक करता रहेगा, दूसरी तरफ से पानी देता रहेगा, और इस स्विमिंग पूल के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है ना? बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट है, और वो ऑर्गन डूबे हुए हैं उस पानी में। इस तरीके से कंसिडर करें, है ना? इस प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे एक शब्द आता है, ठीक है, द ऑर्गन्स आर बाथेड इन द ब्लड, इन द सी ऑफ ब्लड, इन द स्विमिंग पूल ऑफ ब्लड, इन द बकेट ऑफ ब्लड, जो भी शब्द यूज करना चाहे, है ना? जब ऑर्गन्स ब्लड में भीगे हुए हैं, तब कि वो स्पेशल पाइप से रिसीव करेंगे ब्लड को। डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना, है ना? तो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी ट्यूब सिस्टम। लेकिन हार्ट हमारा ऊपर है ना? किडनी कितना दूर है? तो हार्ट से ब्लड ले जाने के लिए किडनी तक वी नीड ए पाइपलाइन, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एनसीईआरटी देखें आप लोग, है ना? अगला क्लास में हम क्वेश्चन भी पूछेंगे, खास करके सिलोमेट ए सिलोमेट एंड सीडोसिलोमेट एकदम क्लियर कर लें। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एकदम क्लियर कर लें, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन होता है इसको समझने में। ठीक ना? इमेजिनरी डायग्राम बनाए अपने ब्रेन में, दिमाग में, है ना? हो क्या रहा है, सीडोसिलोमेट में क्या हो रहा है, सिलोमेट में क्या हो रहा है। स्लाइड नहीं दिख रहा है। No, आई एम नॉट यूजिंग स्लाइड। ठीक है, करंटली आई एम नॉट यूजिंग दैट वन। हम वो यूज नहीं कर रहे हैं अभी। आप लोग का बारी है, एनसीईआरटी देखें, एनसीईआरटी आपके पास पड़ा होगा, देखें एंड राइट सम क्वेश्चंस। ठीक है, दो चीजें मैं बता रहा हूँ। सिलोमिक वाला रीजन अच्छे से ध्यान पढ़ेंगे,
और नोटोकोड वाला रीजन। ठीक है, नोटोकोड का मतलब समझेंगे क्लस्टर ऑफ नर्व फाइबर। ठीक है, क्लस्टर ऑफ नर्व फाइबर विच इज अरेंज डोर्सली, है ना, पीछे की ओर। ठीक है, शरीर के पीछे की ओर डोर्सल साइड में अरेंज रहेगा। ठीक है, वेंट्रल साइड में नहीं, डोर्सल साइड में। ओके, that is notochord. Notochord is protected inside a bony cavity that is called vertebral column, जो बसते हैं हम लोग रीढ़ की हड्डी, हाँ, जिसको बोलते हैं हम लोग रीढ़ की हड्डी। सिमेट्री से तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एसिमेट्री से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। हाँ, एक चीज होता है और यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, व्हाट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल एंड वार्म ब्लडेड एनिमल, ये भी जरूरी है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल एंड वार्म ब्लडेड एनिमल, हु कैन से? So warm-blooded animals maintain their body temperature, but cold-blooded animals change their body temperature as per their surrounding. हाँ, as per their surrounding, है ना, as per their surrounding। चलो इसके बारे में बता दें, यहाँ पे नहीं है but it should be there, it's not there, so इसको मैं ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना, आप लोग के इसमें ऐड कर दे रहा हूँ। okay, cold blooded animal and warm blooded animal, cold blooded and warm blooded। है ना, cold blooded कहने का मतलब, yes Jyotsna, you said something, cold blooded animal means what? They can change their body temperature. It can maintain or it cannot maintain? Cannot maintain. Okay, it cannot maintain its constant body temperature. It cannot maintain its body temperature or constant body temperature. Means इसका body temperature change होगा as per the surrounding. Meaning its body temperature will keep on changing. Will keep on changing. है ना, will keep on changing as per the surrounding. है ना, if it is 45 degrees outside, so उस particular organism का भी temperature कितना हो जाएगा, है ना, that much। अब वो जिए चाहे मरे, उसका बॉडी टेम्परेचर उतना ही होगा जो सराउंडिंग का है ना। जैसे कि मैं एक ऑर्गेनिज्म का जिक्र कर रहा हूँ, दैट रेप्टाइल्स फाउंड इन डेजर्ट एरिया, कैमिलॉन। कैमिलॉन लेजर्ड जो होते हैं ना डेजर्ट एरिया में, है ना, वो सन बात करते हैं। ज्यादा ठंडा लगने लगता है बोरोस में, वो बाहर आते हैं, हीट ऑब्जर्व करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं हीट, बॉडी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, फिर उसे बोरोस में चले जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से बॉडी हीट को रेगुलेट करते हैं वो लोग, है ना। उसके पास खुद का टेंडेंसी नहीं है कि बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन कर दें। धूप में आएंगे, बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, कुछ देर बिल के अंदर रहेंगे, बॉडी टेम्परेचर ठंडा होने लगेगा, है ना। मीन्स देयर बॉडी टेम्परेचर इज कीप ऑन चेंजिंग एज पर द सराउंडिंग, है ना। ओके, वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल इज ऑल्सो नोन एज पोइकिलोथर्म्स। ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल इज ऑल्सो नोन एज पोइकिलोथर्म्स, नॉट वार्म ब्लडेड, सॉरी, कोल्ड ब्लडेड एनिमल इसी के अंदर, इट इज ऑल्सो नोन एज पोइकिलो। ठीक है, पोइकिलोथर्म्स भी कहा जाता है और पोइकिलोथर्पिक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, ठीक ना। इसमें वार्म ब्लडेड एनिमल कैन रेगुलेट देयर टेम्परेचर, ठीक ना, हैज कांस्टेंट
constant body temperature in any situation, है ना, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, बर्फ वाले इलाके में रह रहे हैं या फिर एकदम थार डेजर्ट में रह रहे हैं, सहारा डेजर्ट में रह रहे हैं, है ना, इनका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है तो 37 डिग्री से ही रहना है ना. ओके, it is also known as homeothermic organism. Homeothermic is also called as homeothermic. होम्योस्टैसिस से लेना देना है होम्योथर्म्स और होम्योथर्मिक ऑर्गेनिज्म. THERMS ज्यादा सही रहेगा. होम्योथर्म्स एग्जाम्पल हो जाएगा होम्योथर्म्स का एप्स एंड मैमल्स, हम लोग और चिड़िया लोग, ठीक ना, इन दोनों के ही पास टेंडेंसी है कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें. रेस्ट ऑल अदर एनिमल्स कीप ऑन चेंजिंग देयर बॉडी टेम्परेचर. खास करके मेंढक का देखोगे, है ना, मेंढक क्या करता है, जैसे जैसे बाहर का बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा ना, वो अपना बॉडी टेम्परेचर बढ़ाते जाता है, हटता नहीं वहां से, भागेगा नहीं वहां से, है ना, भागेगा नहीं, वहीं पे रहेगा, क्योंकि उसको पता रहता है कुछ देर बाद फिर से टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, है ना. लेकिन हाँ, और जैसे जैसे बाहर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, वो अपना बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ाता जाता है ना, और वो बहुत एनर्जी खर्च करता है अपना बॉडी टेम्परेचर को बढ़े हुए कंडीशन में जीवित रहने के लिए. बहुत एनर्जी खर्च करना पड़ता है जिंदा रहने के लिए इन दैट राइज्ड बॉडी टेम्परेचर कंडीशन. अल्टीमेटली क्या होता है, ज्यादा देर तक ऐसे ही रहने से उसका पूरा एनर्जी खत्म हो जाता है और तुरंत विद इन ए सेकेंड इट डाइज, मर जाता है वो तुरंत ही. ठीक है, ठीक है. सो आज यही खत्म करते हैं हम. विल कंटिन्यू फ्रॉम द फाइलम पोरिफेरा इन द नेक्स्ट क्लास, है ना. और मैं बोलूँगा रेफरेंस बुक फॉलो नहीं करिए इस चैप्टर के लिए, यूजलेस होगा. यदि आपको कोर जोलॉजी पढ़ना है ना, प्रोफेसर बनना है जोलॉजी का, तो आप फॉलो कर सकते हो दूसरे किताब, अदरवाइज लीव इट, ऑफ नो यूज. इससे क्वेश्चन बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है जस्ट लीव इट, है ना. ये इस तरीके का चैप्टर है, इसके चक्कर में पढ़ोगे यू विल लॉस्ट समथिंग एल्स, यू गोना लूज समथिंग एल्स. ठीक है, अब बहुत कुछ खो सकते हो. यदि आपके पास टेंडेंसी है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, देन गो अहेड, है ना. ओके, इस सिलेबस में डाला गया है, किताबें अवेलेबल है मार्केट में, मीन्स पॉसिबल है तभी तो अवेलेबल है, पॉसिबल है आप लोग के बच्चों को पढ़ने के लिए तभी तो है. लेकिन अननेसेसरी काम करके फायदा नहीं है ना. ठीक है, तो मेरा कहना यही है, लिव इट, है ना, जितना एनसीईआरटी में है उतना ही करें. सो बिसाइड दिस एनी अदर क्वेश्चन, और भी है बहुत सारा कीज जिसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. एमनियोट्स, एनेमनियोट्स, ठीक ना, यूरिकोटेलिक, यूरोटेलिक, शब्द सुने होंगे आप लोग. एमिनोटेलिक, ठीक ना, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड रिलीज करते हैं एक्सक्रीटा में, यूरिया रिलीज करते हैं एक्सक्रीटा में, अमीनो एसिड रिलीज करते हैं एक्सक्रीटा में, है ना. ठीक, तो ये सब हम बताएंगे किडनी वाले चैप्टर में. खैर वो सब चीज आता है थोड़ा बहुत, लेकिन हटाइए, है ना, वो सब हम पढ़ लेंगे किडनी वाले चैप्टर में, एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन में. ठीक है, आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेस क्लास. कोई डाउट है तो पूछ लें, और जो नए स्टूडेंट आए हैं लिंक भेज देंगे जी आप लोग उनको, है ना, उनके लिए लिंक भेज दीजिए आप लोग. जोस्ना एंड मिली, आई एम असाइनिंग दिस वर्क टू यू. आप लोग Okay, sir. इनको लिंक भेज दें, स्मार्ट प्रेप एकेडमी का भी, और जो मेरा चैनल था ना जिसमें हम लेक्चर 1 सीरीज वाइज दे रखे हैं उसको भी दे देंगे, है ना. ठीक है, सो आई एम साइनिंग ऑफ. थैंक यू